So let us start with exercise 5.4. Question first. Find the slope, x-intercept, y-intercept of each of the following. We have to find slope, then x-intercept and y-intercept of a general line. ठीक है? So that can be found out using various techniques. But यहाँ पर हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उस चीज से हम कैसे स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं. So it is 2x plus 3y minus 6 equal to 0. So here a is equal to how much? 2, b is equal to 3, c is equal to minus 6. Now there are three formulas for slope, for x-intercept and for y-intercept. अपेक्षा स्लोप का फार्मूला बताइए. ओके, कांचन एक्स इंटरसेप्ट. कांचन एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला मैंने बताया था कि कल आपको ये फार्मूले लर्न करके रखना है. जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के जो फार्मूले हमने लिखे थे, यस इट इज माइनस ए अपॉन ए, करेक्ट. कल्याणी, वाई इंटरसेप्ट का फार्मूला. कल्याणी, वाई इंटरसेप्ट का फार्मूला बताइए. वह मैंने बताया होता, फार्मूले आपको लर्न करके रखना है. फार्मूले हमने लिखे थे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में. आचल आप बताइए वाई इंटरसेप्ट का फार्मूला. ठीक है, विद्या ने बताया. आचल, विद्या करेक्ट है. यस आचल. ठीक, तो हमने फार्मूले देखे हुए थे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में, जो कि लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. उसमें फार्मूला फॉर एक्स इंटरसेप्ट इट इज माइनस ए अपॉन बी. Formula for slope it is minus a upon b. Formula for x intercept it is minus c upon a. Formula for y intercept it is minus c upon b. So these are the three formulae for a general line which is in the form of ax plus by plus c equal to 0. ठीक. So let us find out value of this. Slope क्या होगा? It is minus a means 2 upon b means 3. So that is the slope, minus 2 upon 3. x इंटरसेप्ट इट इज माइनस सी अपॉन ए. सो माइनस सी मतलब माइनस 6 अपॉन ए दैट इज 2. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 अपॉन 2 3. एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट? इट इज माइनस सी मींस माइनस 6 अपॉन b इट इज 3. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 2. सो वी हैव गॉट स्लोप, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर ए जनरल लाइन. ठीक, ये पहले तीन फार्मूले थे. टोटल 6 फार्मूले मैंने बोला था कि आप लर्न करके रखिए. हमने 6 फार्मूले देखा हुआ है. अभी हम इसमें थर्ड सॉल्व करते हैं. x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. कल्याणी, वैल्यू ऑफ एबीसी बताइए. ऑब्वियसली कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c. आप नहीं भी लिखते तो भी चलता है. वी आर कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0.
वैल्यू ऑफ ABC बताइए। यस करेक्ट, इट इज हाउ मच, इट इज वैल्यू ऑफ A, x का कोएफिशिएंट 1, वैल्यू ऑफ B, y का कोएफिशिएंट 2, C वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहाँ पर नहीं है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका मतलब C की वैल्यू हो गई 0। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, we have to find out slope. Slope is nothing but again same formula, minus A upon B, so it is minus 1 upon 2. X intercept minus C upon A, so it is minus, C is 0 upon A is 1, so it is 0, not minus 0, it is only 0. Then Y intercept minus C upon B, so it is minus, C is 0, B is 2, so again it is 0. It means what? X intercept, Y intercept both are 0. It means this line is passing through the origin. And we know that if constant coefficient is not there, then this type of line always passes through the origin. Y is equal to mx जो होता है, ये line always passes through the origin. चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। Write each of the following in ax plus by plus c form. So write in, मैं लिख देता हूं जनरल फॉर्म। फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। चलिए प्रणव बताइए आंसर। y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, वी हैव टू राइट डाउन इन जनरल फॉर्म, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आज पूरा क्वेश्चन आंसर में चलते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में देखते हैं कितना आपने प्रिपरेशन किया, कल एंजॉय किया वो। नहीं, ये भी जनरल फॉर्म नहीं हुआ प्रणव चौधरी। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 आपने बताया, दिस इज रॉन्ग। नहीं प्रणव, क्या है हमारा जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म बताइए क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, so it is how much? Yes, now it's correct. No प्रणव, still it is wrong. आंचल करेक्ट, विद्या करेक्ट। देखिए जनरल फॉर्म जब करेंगे तो ax, तो मैंने बताया कि जैसे स्टार्टिंग में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम 2x की टर्म इधर नहीं लाएंगे, हम 2x को वहीं पर रहने देंगे, लिखेंगे इधर 2x, y उधर गया तो हो गया माइनस वाई, ऑलरेडी माइनस 4 उधर ही है, इट इज इक्वल टू 0। ठीक, थर्ड क्वेश्चन इसमें है x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर हम ले लेंगे एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4। न्यूमरेटर में क्या होगा? 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे x 2 जा 2x प्लस 4 1 जा 4, तो y 1 जा y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो इट इज 2x प्लस y इक्वल टू 4। 4 अब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, so it is 2x plus y minus 4 is equal to 0। ठीक, let us take third question. Show that the lines are parallel to each other. Show that the lines are parallel to each other. So whenever we have to show the given lines are parallel or perpendicular, then in that case we have to find out their slopes and find out the relation between their slopes। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन में L1, that is the first line, is which x minus 2y minus 7 equal to 0।
x minus 2y minus 7 equal to 0. L2 is another line which is 2x minus 4y plus 15 is equal to 0. So these are the two lines. These are the two general lines. Now for a general line, slope m is given by the formula minus a upon b. ठीक है, this is the slope of a line. So therefore we can find out m1 and m2. What is m1? m1 is nothing but minus a, means it is 1 upon b, that is minus 2. So it is 1 upon 2. Also m2 is equal to what? m2 is minus a means 2 upon b, मतलब कि minus 4. So this is minus minus plus 2 upon 4. So again it is 1 by 2. So as you can observe, m1 m2 both are equal. So right, since m1 is equal to m2, therefore L1 parallel L2. Okay, let us take fifth question. If the line makes a triangle of area 24 square units with the coordinate axis, then find the value of P. So there is a certain line which is making an area of 24 square units with the कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो एक ग्राफ हम निकाल लेते हैं यहाँ पर. देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. ठीक, एंड लेट अस से दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. ये लाइन है. इस लाइन का इक्वेशन गिवन है. इट इज गिवन एज 3x plus 4y equal to p. Equation of this line is 3x plus 4y equal to p. Area of this triangle, ठीक है, area of this triangle is given as 24 square units और we have to find out value of p. अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसके तीन वर्टेक्स होंगे. एक वर्टेक्स तो ये हो गया ओरिजिन, जो कि है 0 0. दूसरा वर्टेक्स यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा. लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, जो कि होगा आपका एक्स इंटरसेप्ट. दिस इज पॉइंट बी, जो कि होगा वाई इंटरसेप्ट. और ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी इज गिवन. ठीक, तो हम तीनों वर्टेक्स पहले निकाल लेते हैं. कौन से वर्टेक्स है? एक तो मालूम ही है, ए और बी आर नथिंग बट दे आर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन. ठीक, अब इसे हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट. देखिए, एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा मैंने आपको बताया था, अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है वाई को 0 रखिए, वाई इंटरसेप्ट निकालना है एक्स को 0 रखिए. तो दूसरा तरीका हो गया. तीसरा तरीका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गिवन लाइन इज 3x plus 4y equal to p. p से थ्रू आउट डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए. तो p से डिवाइड करते हैं. इसका मतलब हो गया 3x अपॉन p प्लस 4y अपॉन p इज इक्वल टू 1. ठीक, सो दिस इज नथिंग बट, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x अपॉन p अपॉन 3. देखिए, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज नथिंग बट डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है. तो ये 3 कहां पर जाएगा? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा. और ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे x अपॉन a के फॉर्म में चाहिए. सिमिलरली यहाँ पर y अपॉन b के फॉर्म में अगर चाहिए तो आप लिखेंगे y अपॉन p अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1. अब मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट हो गए, o का भी, a का भी और b का भी. o का तो मालूम ही है, देयरफॉर o 0 0 कॉमा a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a एक्स इंटरसेप्ट है, तो a के कोऑर्डिनेट हो गए p अपॉन 3 कॉमा 0. b के कोऑर्डिनेट, b इज y इंटरसेप्ट, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 कॉमा p अपॉन 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल OAB. ठीक, जिसका की एरिया हमें दिया हुआ है.
अब इस ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना होगा तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, अगर आपको तीनों वर्टेक्स मालूम है तो आप डिटर्मिनेंट से एरिया निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर इट इज क्वाइट इजी, इफ दिस इज द बेस OA then this OB is nothing but height and area of triangle is half into base into height. क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ into base into height. अब हमें OA और OB निकालना होगा। ठीक, देखिए OA, so here OA is nothing but it is the distance between the points O and A. Since O is origin 0 0, तो x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगा आपका इट इज दिस मच, दैट इज p/3। ठीक है, OB कितना होगा, OB इज p/4, दिस मच डिस्टेंस। इसका जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन से p/4 डिस्टेंस पर है। तो OA हो गया p/3, OB हो गया p/4। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 24। 24 ही है ना, यस इट इज 24। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इट इज हाफ इनटू मॉड ऑफ, मॉड क्यों लिया, क्योंकि एरिया ऑलवेज वी टेक एज ए पॉजिटिव, डिस्टेंस भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट दिस नंबर p/3 कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ट्रायंगल आपका, इस टाइप का ट्रायंगल यहाँ पर भी बन सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ये तो नहीं बोला उन्होंने कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ये लाइन जो ट्रायंगल बना रही है इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर इधर कहीं पर भी हो सकता है, चारों में से। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक ए मॉड हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक, 2 उधर चला जाएगा तो मॉड ऑफ OA इज नथिंग बट p/3, OB इज p/4, 2 into 24 48। ठीक, तो ये कितना हो गया, 3 4 जा 12 भी उधर चला जाएगा, तो p² mod of p² is equal to 48 into 12। सो अगर मैं मॉड निकाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू प्लस और माइनस ना 48 into 12 इट इज हाउ मच, 576। p² इज इक्वल टू प्लस और माइनस 576। ठीक, अगर हम मॉड निकालते हैं तो सो देयरफॉर p² इक्वल टू ओनली 576, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिख लीजिए, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब p² माइनस 576 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर p इज इक्वल टू p² 576 होगा, तो p कितना होगा, प्लस और माइनस 24। So that is the value of p, either plus 24 or minus 24। Question number 7, and the question is find the coordinates of the circumcenter of the triangle whose vertices are a b c। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल निकाल लेता हूँ, जैसे दिस इज अ ट्रायंगल a b c, whose coordinates are a is -2 3, b is 6 -1, c is 4 3, and we have to find out the coordinates of the circumcenter। ठीक, now what is the circumcenter? So let us first write down circumcenter क्या होता है। Circumcenter is nothing but
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of sides of triangle. ठीक है, circumcenter is nothing but point of intersection of perpendicular bisectors of sides of triangle. तो ये तीनों भी जो साइड्स है इनके जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेंगे, ठीक, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज नथिंग बट सर्कमसेंटर। क्लियर? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब देखिए, अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो जरूरी नहीं कि मैं तीनों के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में, मेरे लिए दो लेता हूं मैं तो भी मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ले लिया, जैसे दिस इज द मिड पॉइंट, लेट इट बी डी। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर, तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। आप यहाँ पर इस तरीके से शो कर सकते। नाउ व्हाट, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर होगा, तो एसी का मिड पॉइंट लीजिए, लेट इट बी पॉइंट ई, और यहां से आप निकालेंगे परपेंडिकुलर। थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमने दिस इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ, डी ई लिया, इस पॉइंट को आप एफ ले लीजिए। तो थोड़ा सा ऊपर हुआ, नीचे आना चाहिए और इस लाइन पर यहाँ पर पहुंचे आएगा। दिस इज पॉइंट एफ, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर एंड इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे सरकम सेंटर निकालना है तो मुझे डी एफ और एफ ई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। डी एफ और एफ ई का मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, लेट डी एफ बी, या फिर डी एफ एंड दूसरा कौन सा निकाला हमने, ई एफ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स BC and AC respectively। ये DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का हुआ, EF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का हुआ। हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब इनके इक्वेशन निकालने हैं। अब इनके इक्वेशन कैसे निकलेंगे, तो आपको पॉइंट डी और पॉइंट ई तो मालूम हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला से। फिर आपको इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के स्लोप भी मालूम होंगे। क्यों? क्योंकि दीज टू आर परपेंडिकुलर टू द गिवन साइड्स। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले पॉइंट डी का निकालते हैं। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फार्मूला से। सो इट इज 6 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2, so which is nothing but 10 upon 2, that is 5, 2 upon 2, that is 1। मिड पॉइंट हो गया। तो दूसरा E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, उसका आंसर होगा -2 प्लस 4 अपॉन 2, 3 प्लस 3 अपॉन 2, so it is nothing but 4 minus 2, 2 upon 2, 1, 3 plus 3, 6 upon 2, 3। ठीक है, चलिए मैंने D को लिख दिया, D इज नथिंग बट, D के कोऑर्डिनेट 5, 1 है, E के कोऑर्डिनेट 1, 3 है। हमें DF और EF का इक्वेशन निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आपके लिए आपको उस चीज के लिए क्या क्या निकालना होगा, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। ठीक है, मैंने यहाँ पर D और E निकाल लिया।
अब मुझे डीएफ का इक्वेशन अगर चाहिए तो डीएफ का स्लोप लगेगा, डीएफ का स्लोप लगेगा। हम बीसी का स्लोप निकाल कर उसके साथ डीएफ परपेंडिकुलर, तो पहले हम बीसी का स्लोप निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ बीसी, and it is how much? y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 point form से, so it is 3 minus minus 1, 3 minus minus 1 upon 4 minus 6, so this is nothing but 3 plus 1 4, 4 minus 6 is minus 2, so this is minus 2, slope of what? BC. अब जो DF है it is perpendicular to BC, so we can find out slope of DF. Therefore slope of DF is equal to what? परपेंडिकुलर लाइंस के जो स्लोप होते हैं दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो अगर ये -2 है तो ये हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये 2 है तो इधर हो जाएगा 1/2। क्यों? सिंस DF परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम AC का स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y2 minus y1 मतलब 3 minus 3 0 अपॉन जो भी है, तो इसका ये जो लाइन है AC, इसका स्लोप कितना आ रहा है? 0। इट मींस दिस इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अगर इसका स्लोप 0 है तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। चलिए आप निकाल ही लेते हैं, ऐसे अगर समझने से अच्छा है कि एक बार मैं आपको निकाल के बताऊं। स्लोप ऑफ AC इट इज हाउ मच? y2 minus y1। आप इधर से इधर लीजिए या फिर इधर से इधर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मतलब आप इसको x1 y1 बोल रहे होंगे तो ये अगर y1 है तो फिर ये y2 है, तो इसका मतलब हुआ कि दिस इज x1 एंड दिस इज x2। अल्टरनेट नहीं करना, बहुत बार गलती होती है, उसमें साइन का डिफरेंस आ जाएगा। आप y2 इसे बोलते हो, y1 इसे बोलते हो, और फिर y2 इसे बोला ना तो आपको x2 इसे लेना होगा, लेकिन आप x2 ये ले लेते, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। x1 y1 x2 y2। ठीक, तो स्लोप ऑफ AC, नाउ स्लोप ऑफ AC इज हाउ मच? y2 minus y1, तो 3 minus 3 आ जाएगा upon x2 minus x1 -2 -4, so it is 0 upon -6 which is nothing but 0। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है EF उसका स्लोप कितना हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ AC अगर 0 आया इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल टू x एक्सिस। सो देयरफॉर जो लाइन मेरी EF है, EF is parallel to y एक्सिस, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? इंप्लाइज इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सो इट इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू समथिंग। अब x इज इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए ई पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? इट इज 1। So EF parallel to y axis implies x is equal to 1 is equation of EF। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो EF पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू h। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 1 3। रीजन बोले आप लिख के रखिए, सिंस EF passes through this point that is 1 3। तो ये अगर 1 3 से पास हो रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ EF। अब मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का। कौन से दोनों का? एक इक्वेशन आपके पास, अच्छा निकाला नहीं हमने, पहला इक्वेशन निकालना बाकी है, अभी DF का इक्वेशन निकालना बाकी है। तो x इज इक्वल टू 1 लिखा मैंने, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट व्हिच इज इक्वेशन ऑफ EF। अभी हमें DF का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ DF
इज, कौन सा फॉर्म लेंगे, डीएफ का स्लोप आपको मालूम है, स्लोप ऑफ डीएफ देखिए यहाँ पर, और पॉइंट मालूम है डी, पॉइंट डी और स्लोप 1/2, दो चीजें आपको मालूम है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे। इट इज गिवन बाय व्हिच फॉर्म, y माइनस y1 m इन ब्रैकेट x माइनस x1, सो इट इज y माइनस y1 कितना होगा 1, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स, सो 1, m कितना है, स्लोप ऑफ df इज 1/2 in bracket x minus x1, so x1 is how much, it is 5, इसे सॉल्व करते हैं, so this is 2y minus 2 equal to x minus 5, this is nothing but x minus 2y, ये minus 2 उधर गया तो हो गया plus 2, so it is minus 3 is equal to 0, so this is the second equation, दोनों लाइन्स के हमें इक्वेशन मिल गए, तो इंटरसेक्शन इज नथिंग बट circumcenter is nothing but intersection of these two lines, ठीक, so from या फिर solving 1 and 2, तो हमें इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x की वैल्यू 1 ऑलरेडी हमें मालूम है, सो वी कैन पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, we can put x is equal to 1 in equation 2, तो हो जाएगा x मतलब कि 1 माइनस 2 y की वैल्यू हमें निकालनी है -3 इक्वल टू 0, सो -2y इक्वल टू 1 -3 और -2 उधर गया तो हो गया +2, 2 कट हो गया, y इज इक्वल टू -1, ठीक, सो देयरफॉर सर्कमसेंटर C, या फिर हमने कौन सा पॉइंट लिया है F के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x मतलब 1, y मतलब -1, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, show that the lines are concurrent, find their point of concurrence, ठीक है, तो lines are concurrent means what, they are passing through a single point, all the lines are passing through a single point, it means they are intersecting in a single point, तो यहाँ पर लिखते हैं तीनों लाइंस कौन कौन से, पहले L1 लिख लिया मैंने, तो L1 is 3x minus 4y plus 5 equal to 0, L2 is 7x minus 8y plus 5 is equal to 0, L3 is 4x plus 5y minus 45 is equal to 0. We have to show that these lines are concurrent. अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है एंड वी हैव टू प्रूव दिस थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए कोई भी जो दो लाइंस है, कोई भी दो लाइंस का, किसी भी दो लाइंस का आप निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसी भी दो लाइंस का आप निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और आप ये शो करेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है थर्ड इक्वेशन को, मतलब कि थर्ड लाइन को, जस्ट अ सेकंड,
ठीक, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइंस का, वो तीसरे लाइन को सेटिस्फाई करता है, ये हमें शो करना पड़ेगा. देन यू कैन शो दैट ऑल द थ्री लाइंस आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट. इट मीन्स दे आर कॉन्करेंट लाइन. So here let us find out point of intersection of any two lines. तो हमारे लिए कौन सा इजी है? फर्स्ट और सेकंड इजी है. जरूर नहीं आपके लिए हर बार वही होगा. फर्स्ट और सेकंड क्वाइट इजी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 है, इधर 8 है, तो 4 टू द 8 हो जाएगा. तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. अब इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 1. ठीक, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 इंटू इक्वेशन 1. It is how much? 2 3 the 6x, 2 4 the 8y plus 2 5 the 10 is equal to 0. This is, let us say, fourth equation. Now this is minus 8y, this is also minus 8y. So 2 minus 4 कर लेते हैं. So equation 2 minus equation 4. Equation 2 minus 4. So it is 7x minus 6x. x minus 8y minus minus plus 8y. कट हो गया. 5 minus 10 minus 5 which is equal to 0. So it means x is equal to 5. अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 1 2 या 4 तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 4 तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, 1 और 2 में से ही देखते हैं. तो इसमें हम फर्स्ट ले लेते हैं. फ्रॉम 1 3x मतलब 3 इंटू 5 minus 4y plus 5 is equal to 0. So this comes out to be minus 4y equal to, this is 15 plus 5 20, उधर गया तो हो गया minus 20, माइनस माइनस कट हुआ, y is equal to 20 upon 4, that is 5. ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore point of intersection of L1 and L2 is 5, 5. अगर हमें तीनों लाइन कॉन्करेंट है ये प्रूव करना है, तो हमें ये पॉइंट थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये दिखाना होगा. सो पुट x is equal to 5, y is equal to 5 in equation 3. तो ये LHS क्या हो जाएगा? ये LHS इक्वल टू 4x मतलब 4 इंटू 5 प्लस 5y 5 इंटू 5 माइनस 45. दिस इज LHS which is equal to 20 plus 25 minus 45, which is nothing but 45 minus 45, that is 0, which is equal to RHS. इसका मतलब इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करता है. मतलब ऑल द थ्री लाइंस आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट and it means they are concurrent lines. So you can say that therefore L1, L2, L3 are concurrent. और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस थ्री लाइंस. मैं यहाँ पे लिखता हूं एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस x, y is nothing but 5, 5. Point of concurrence is 5, 5. Next, question number 11. Find the distance of the origin from the line. Find the distance of the origin from the line. तो यहाँ पर लाइन कौन सी दिया हुआ है? 7x plus 24y minus 50. 7x plus 24y minus 50 equal to 0. So let us write the value of ABC. A is 7, B is 24, C is minus 50. Distance
फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या होता है P। व्हाट इज द फार्मूला? कौन बताएगा? वॉलंटियर। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। माइक ऑन करके बताना, इजी है टाइप करने से अच्छा। आवाज आपकी कम आ रही थी, बट एनीवे आई कैन अंडरस्टैंड। इट इज व्हाट? मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, so this is equal to mod of c is minus 50 upon under root a square, that is 49, plus b square, that is 576, 7 और 24 का square. So this is nothing but mod of minus 50 upon under root 576 plus 49, so it is 625. mod of minus 50 upon 625 का under root हो जाएगा 25, so it is mod of minus 2, which is nothing but plus 2, and since it is a distance, units, plus 2 units. Let us take question number 13. Find the distance between parallel lines. So you have to find out distance between parallel lines. L1 क्या है? L1 is 4x minus 3y plus 5 equal to 0. L2 is 4x minus 3y plus 7 is equal to 0. अब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर लाइंस पैरेलल है तो वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी शुड बी इक्वल। यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, मैं फिर बताता हूँ। मान लीजिए यही सेकंड इक्वेशन मैं अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकता था, और मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है 8x minus 6y plus 14 equal to 0. This is the same equation. इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर देखिए आप, वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम, यू हैव टू मेक देम सेम। तो इस सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ मैंने, इसे मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा, तो ये टेक्स्ट का हो जाएगा 4x, 6y का 3y, 14 का हो जाएगा 7। देन यू विल गेट दिस लाइन व्हिच यू कैन कंपेयर विथ ईच अदर, L1 एंड L2। अब आप ले सकते हैं, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। ठीक, सो हियर वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो ए इज 4 कॉमन दोनों के लिए, b इज -3 दोनों के लिए कॉमन, और c दोनों का अलग अलग होगा। तो पहले लाइन का जो c है इट इज नथिंग बट c1 5, दूसरे लाइन का c मतलब c2 7, a4 हुआ, b -3 हुआ, c1 5, c2 7, and then you can find out the perpendicular distance between these two lines. So now perpendicular distance between parallel lines, इसलिए हमने लिया था d mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square. So this is nothing but mod of c1 is 5, c2 is 7, 5 minus 7 upon under root a square, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, b square minus 3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, so it is mod of -2 upon 16 plus 9, 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, it is 2 upon 5 units. Question number 15. Find the points on the line x plus y minus 4 equal to 0 which are at a unit distance from the line. ठीक है, find the points on a line which are at a unit distance from another line. अब unit distance मतलब distance is equal to 1. अब distance 1 है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको प्लस और माइनस 1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये लाइन है, तो यहाँ पर डिस्टेंस 1 पर कौन कौन सी लाइन हो सकती है?
एक तो इधर हो सकती है, दूसरी इधर भी हो सकती थी। ठीक है, ये पॉइंट, ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट 1, मतलब कि यूनिट डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस 1। सो दिस कैन बी आइदर ऑन बोथ द साइड्स। तो आपको यहाँ पर दो आंसर्स मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, लेट P x1 y1 be the point on the line, x plus y minus 4 is equal to 0। ठीक, एक पॉइंट हुआ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। नाउ दिस पॉइंट शुड बी एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम अनदर लाइन। ठीक है, जो दूसरी लाइन है उस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस यूनिट होना चाहिए, मतलब कि 1 होना चाहिए। अब पहले तो सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर x मतलब x1, y मतलब y1 minus 4 is equal to 0। So we can say that y1 is equal to 4 minus x1। So let us say this is first equation। ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है, मतलब दिस पॉइंट satisfies equation of this line। This point satisfies equation of this line। It means what? We can put x is equal to x1, y is equal to y1 in this equation, so that we get some relation between x1 and y1। एक रिलेशन हमें यहाँ पर मिल गया। अब दूसरी जो कंडीशन है उससे ढूंढते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द लाइन इज 1। So also distance of p, that is x1 comma y1 from the line, कौन सी लाइन है? 4x plus 3y minus 10 is equal to 0 is 1। ये डिस्टेंस कितना है आपका? 1 है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट तो दिया हुआ है x1 y1। लाइन के हिसाब से ABC के वैल्यू क्या होंगे? ये हो जाएगा 4, B हो जाएगा 3 और C हो जाएगा -10। ठीक, और फार्मूला क्या होता है आपका? मॉड ऑफ AX1 मतलब 4x1 प्लस BY1 मतलब 3y1 प्लस C मतलब -10 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 9 is equal to 1। This is the perpendicular distance, or this is the distance between a point and a line, ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। Let us simplify this। So this is equal to mod of 4x1 plus 3, और y1 मतलब हमने कितना लिया है? y1 is nothing but 4 minus x1। y1 is equal to 4 minus x1। यहाँ पर पुट कर देंगे y1 की वैल्यू 4 minus x1 minus 10 डिवाइडेड बाय 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5 is equal to 1। So therefore लेफ्ट हैंड साइड पर मॉड ऑफ 4x1 प्लस 3 4 जा 12, 3 इंटू माइनस x1 माइनस 3x1, यहाँ पर -10 इज इक्वल टू 5, उधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 1 5। ठीक है, अब हम मॉड निकाल लेंगे। अगर मॉड निकालते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमें प्लस और माइनस लेना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x1 माइनस 3x1 मतलब कि x1, 12 माइनस 10 मतलब 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। क्योंकि हमने मॉड निकाल दिया तो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस 5 लेना होगा। So therefore x1 plus 2 equal to 5 or x1 plus 2 equal to -5। So this implies x1 is equal to 2 उधर गया, 5 minus 2 3 हो गया।
यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 2 उधर गया तो -5 -2 -7 हो गया। तो ये तो हो गया वैल्यू ऑफ x1। दो वैल्यूज मिलेंगे, दो आंसर मिलेंगे, हमने पहले ही देखा था, दो आंसर मिलेंगे। तो एक ये हुआ फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर। बट हमें पॉइंट कौन सा चाहिए, x1 y1। तो ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1, यहाँ पर 1 है। y1 इज इक्वल टू 4 माइनस x1। सो y1 इज इक्वल टू 4 माइनस x1 मतलब 3। सो y1 इज इक्वल टू 1। इधर क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 4 माइनस x1, मतलब -7। सो 4 प्लस 7 11 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y1। तो जो पॉइंट P x1 y1 था वो क्या हुआ, therefore required points are x1 y1 मतलब 3, 1, ये तो हो जाएगा एक पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट होगा -7, 11। ये दो पॉइंट हुए which are at a distance of 1 unit from the line। ठीक है, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या, पूछिए। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ करेक्शन है, करेक्शन एक बार कर लीजिए। एक बार देखो क्या करेक्शन है इसमें। सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन चेंज किया हुआ है। सेकंड लाइन वहां पर जो है x प्लस वाई -2 है, तो यहाँ पर आपको लाइन चाहिए 4x प्लस 3y -10। सेकंड लाइन हमने चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द आंसर गिवन इन द बुक। ठीक, ओके। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 is find the equation of the line passing through the point of intersection of lines। तो दो लाइन्स है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास होगी, मतलब कि रिक्वायर्ड लाइन पास होगी, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन द एक्स एक्सिस। मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन द एक्स एक्सिस। अब किसी भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब तीसरी लाइन पास होती है, सो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ u प्लस के वी इक्वल टू 0। देखिए दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन अनदर वे आल्सो, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों जो लाइंस है, ठीक है, गिवन टू लाइंस, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इन दोनों लाइंस का आप निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर वहां से पास होने वाली तीसरी लाइन ये हो गई, जिसका कि एक्स इंटरसेप्ट 3 गिवन है। तो एक एनालिटिकल फिगर हुआ आपके लिए। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, ठीक है, और ये आपकी तीसरी लाइन होगी। तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 एंड L2 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये रिक्वायर्ड लाइन हो गई आपकी, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3, 0। एक पॉइंट ये मिल गया आपको, दूसरा पॉइंट यहां से मिलेगा, which is nothing but point of intersection of L1 and L2। फिर आप यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो दिस इज वन वे। बट अगर आप फैमिली ऑफ लाइंस का टेक्निक यूज करते हैं तो उससे भी ये इजीली मिल सकता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको फैमिली ऑफ लाइंस से करके देता हूँ।
यहाँ पर मैं लेता हूं लेट u, दैट इज द फर्स्ट लाइन, x plus y minus 2 equal to 0, and v is the second line, 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. ठीक है, required line passes through point of intersection of u and v. ठीक है, point of intersection of u is equal to 0 and v is equal to 0 is of the form u plus kv equal to 0. So that is, इन दोनों लाइन्स u और v, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन होगी, इट इज ऑफ द फॉर्म u प्लस के वी इक्वल टू 0. सो इट मीन्स u मीन्स x प्लस वाई माइनस 2 प्लस k इंटू v मतलब 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू अननोन है जो कि हमें निकालनी होगी. तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस लाइन मेक्स x intercept equal to 3, therefore passes through 3, 0. ये जो लाइन है कितना x इंटरसेप्ट करती है, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 है. इसका मतलब कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 0. सो देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x मतलब 3, y मतलब 0, माइनस 2 प्लस k ब्रैकेट में x मतलब 3, तो 2 3 जा हो गया 6, माइनस y मतलब 0 प्लस 4 इक्वल टू 0. सो दिस इज 6 प्लस 4, 10k इज इक्वल टू, दिस इज 3 माइनस 2 1, उधर गया तो हो गया माइनस 1. सो k इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 10. Found out value of k. For different values of k, you will get different lines passing through the point of intersection of these two lines. तो हमें तो बनाती है x इंटरसेप्ट कितने का, 3 का. So x intercept equal to 3, so that is a particular line. अब हम k की वैल्यू 1 रख देंगे इक्वेशन 1 में. So therefore required line is x plus y minus 2 प्लस के मतलब माइनस 1 बाय 10 ब्रैकेट में 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. कहा से लिया हमने, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट. अब इसे सिंप्लीफाई करना है. डिनोमिनेटर में देखिए सेकंड टर्म में 10 है तो हम मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 10 कर देंगे, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, और इधर 10 इंटू 0 मतलब कि 0. Let us simplify this. 10x plus 10y minus 20, माइनस साइन इसे अप्लाई किया तो माइनस 2x plus 3y minus 4 equal to 0. So this is nothing but 10x minus 2x, 8x. फिर हुआ 10y plus 3y, 13y minus 20 minus 4 minus 24 equal to 0, and that is your answer of the required line. ठीक, इसी क्वेश्चन को मैंने कैसे बताया, ये तो फैमिली ऑफ लाइंस है, फैमिली ऑफ लाइंस. आप इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से अगर करना है, फिगर मैंने मिटा दिया था, मैं एक बार फिर निकाल के देता हूं. u एंड v,
यू एंड वी ना बोलते हुए इसे मैं बोलूंगा L1 फर्स्ट लाइन, L2 सेकंड लाइन। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें से पास होने वाली तीसरी लाइन है, दिस इज थर्ड लाइन, व्हिच इज नथिंग बट अ रिक्वायर्ड लाइन, जिसका हमें इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन हमें ढूंढना है। ये लाइन आपका एक्स इंटरसेप्ट बनाती है कितने का, 3 का। तो इस रिक्वायर्ड लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 3। इसका मतलब हुआ कि दिस रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट में से पास होती है, 3, 0। तो अब जो रिक्वायर्ड लाइन है इसके ऊपर का एक पॉइंट मुझे मालूम है, दूसरा पॉइंट मैं निकाल लूंगा। कैसे, L1 और L2 का इंटरसेक्शन लूंगा तो ये पॉइंट भी मिल जाएगा, और फिर मैं डबल पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा। सो आई विल गेट दिस आंसर। ठीक, तो ये आपके लिए और है, आप ये घर पे करेंगे। इस तरीके से एक बार सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, DEF are midpoints of side BC, CA and AB of triangle ABC. So there is a triangle ABC। अब ये ट्रायंगल एबीसी है और इसके मिड पॉइंट कौन से है, DEF। डी किसका है, BC का। तो दिस इज पॉइंट डी। ई जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ CA, तो दिस इज ई। और F जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ AB। पॉइंट कौन से है, डी है आपका -1 E for -2, F -5 -3। So DEF are midpoints of triangle ABC। अब आगे क्या पूछा हुआ है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। हमें ABC तीनों भी साइड्स के इक्वेशंस निकालने हैं। अगर आपको तीनों साइड के इक्वेशन निकालने हैं तो आपको वर्टाइसेस मालूम होने चाहिए ABC। ठीक, तो मैं ए के वर्टाइसेस समझता हूँ, x1 y1, बी के लेटर से इट इज x2 y2, और सी के वर्टाइसेस होंगे x3 y3। हमने वर्टाइसेस लिख दिए। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब जो पॉइंट ई है, या फिर डी से अगर हम स्टार्ट करें, पॉइंट बी है, इट इज मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें निकालना है वैल्यूज ऑफ x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक, तो ये किस तरीके से मिलेंगे आपको, यूजिंग मिड पॉइंट्स जो कि गिवन है। तो पॉइंट डी दैट इज -1, 8 इज नथिंग बट, पॉइंट डी किसका मिड पॉइंट है, x2 y2 और x3 y3 का। इट मींस इट इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। सो इट मींस -18, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में जो 2 है इट विल बी गेट मल्टीप्लाइड विद दिस बोथ द कोऑर्डिनेट्स। 2 इधर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा जो 2 है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू -1 इट इज -2, 2 इंटू 8 16 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 कॉमा y2 प्लस y3। सो दिस जनरेट टू इक्वेशंस। देयरफॉर x2 प्लस x3 कितना हुआ, -2। इसे मैं बोल देता हूँ लेट अस से इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 is equal to 16। So this is second equation।
अब सिमिलरली हम पॉइंट ई और एफ को मिड पॉइंट्स लेकर के इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या है 4, -2। अब ये किसका मिड पॉइंट है x1 और x3 का, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2। सो इट मीन्स व्हाट माइनस, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 y1 प्लस y3। सो इट मीन्स x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड। और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक, तीसरा पॉइंट एफ, ये है आपका -5 -3। एफ किसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू -5 -10 -3 टू द -6 is nothing but x1 plus x2 comma y1 plus y2। so it means what x1 plus x2 इधर मिलेगा आपको -10, इक्वेशन हो जाएगा 5 नंबर का। और y1 प्लस y2 ये हो जाएगा -12, सॉरी -10 में, हाँ -10 और -6। सो दिस इज इक्वेशन 6। ठीक, नाउ सी अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल कौन से, x1 x2 x3 और y1 y2 y3। ये जो इक्वेशन है इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6, इन तीनों में y1 y2 y3 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 3 एंड 5 इन तीनों में x1 x2 x3 वेरिएबल है। सो दीज आर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ठीक, अगर आप इसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करोगे क्रैमर्स रूल से तो आप समझिए कि आपको 2 बार 3/3 सॉल्व करना होगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। 3/3 का प्रॉब्लम डी, dx, dy, dz, फिर उसके बाद आपको xyz मिलते हैं। तो यहाँ पर x1 x2 x3 है तो d, dx1 dx2 dx3, फिर आपको मिलेंगे x1 x2 x3। उसके बाद फिर आपको करना क्या होगा d, dy1 dy2 dy3, तब जाके आपको मिलेंगे y1 y2 y3। सो इट इज क्वाइट टीडियस, है ना, बहुत लेंथी हो जाएगा प्रॉब्लम। सो एक दूसरी टेक्निक इसके लिए है, एज यू कैन ऑब्जर्व हर एक इक्वेशन में देयर आर ओनली 2 टर्म्स and coefficient of these 2 terms is also 1। so there is some pattern, there is some similarity between these equation। क्या सिमिलैरिटी है कि हर इक्वेशन में 2 ही टर्म है और उन दोनों के कोएफिशिएंट भी 1 1 है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं 1 3 और 5 को, पहले मैं टारगेट करता हूं x को, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो अगर मैं 1 3 और 5 तीनों का अगर एडिशन कर लेता हूं तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगा वो देखिए। सिमिलैरिटी पैटर्न है तीनों में, ठीक है। तो हम अगर ऐड करते हैं तो इक्वेशन 1 प्लस 3 प्लस 5, सो इट विल जनरेट अनदर इक्वेशन। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब आप 1 प्लस 3 प्लस 5 करोगे तो x2 2 बार आएगा, x1 भी 2 बार आएगा और x3 भी आपका 2 बार आएगा। इसका मतलब हो जाएगा 2x1 2x2 2x3। तो मैं लिखता हूं 2 इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3। लेफ्ट हैंड साइड पर x1 भी दो बार, x2 भी 2 बार, x3 भी 2 बार। राइट हैंड साइड पर -2 8 और -10, -2 8 और -10।
सो देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा आपका 8 minus 12, that is minus 4. So it means x1 plus x2 plus x3 equal to minus 2, and let us say this is equation 7, जिसमें कि तीनों की एडिशन है x1 x2 x3 और उनके कोएफिशिएंट कितने हैं 1. अब अगर आप इक्वेशन 1 अगर देखेंगे तो इसमें x2 plus x3 मतलब ये वाली चीज है इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 2 में क्या है x1 plus x3, ये दोनों है. और इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन 3 में देखा, इक्वेशन 5 में क्या है x1 plus x2, ये दोनों है. सो किसी भी दो को हम रिप्लेस करेंगे, मतलब अभी मैं सॉल्व करूंगा 1 and 7, फिर करूंगा 3 and 7, फिर करूंगा 5 and 7, तो कोई भी दो के लिए आपके पास आंसर मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, और उस चीज से आपको तीसरे का आंसर मिलेगा. सो लेट अस सॉल्व वन बाय वन. थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है, अच्छे से समझिए. अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 7 सॉल्व करता हूँ साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम 1 and 7. इक्वेशन 1 क्या है x2 plus x3 इक्वल टू -2. ठीक, तो यहाँ पर x1 एज इट इज, और ये जो x2 plus x3 है इट इज नथिंग बट -2 which is equal to -2, and this implies what x1 is equal to 0. दोनों तरफ से -2, ये -2 उधर गया तो +2 हो गया, x1 का आंसर 0 हो गया. अब मैं लेता हूं फ्रॉम 3 and 7. 3 and 7, 3 में क्या है x1 plus x3 गिवन है, इसका मतलब x2 विल रिमेन एज इट इज, और x1 plus x3 इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा. x1 plus x3 इट इज हाउ मच, इट इज 8. इधर लिख दिया 8 is equal to -2, and therefore you get x2 as 8 उधर जाएगा, -2 -8 मतलब हो जाएगा -10. अब करूंगा फ्रॉम 5 and 7. x1 plus x2 मालूम है, तो अब मैं x1 plus x2 को रिप्लेस कर दूंगा. x1 plus x2 इज हाउ मच, इट इज -10, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 और प्लस x3 इक्वल टू -2. So therefore x3 equal to how much, -10 उधर जाएगा तो +10 -2, so it is 8. x1 x2 x3 तीन कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गए. अब चाहिए y1 y2 y3. ठीक है, ये तीनों भी चाहिए. तो उसके लिए अगेन इसी तरीके से हम जाएंगे, सेम मेथड से. यहाँ पर मैं करूंगा इक्वेशन 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, 2 4 6, y1 y2 y3 सारे डबल हो जाएंगे, मतलब 2 इन ब्रैकेट, राइट हैंड साइड पर कितनी एडिशन होगी 16 -4 -6, 16 -4 -6, so it is 2 इन ब्रैकेट. ये हो जाएगा आपका 16 - 10 दैट इज 6. तो इसका मतलब हुआ is equal to 3, and this is let us say equation 8. ठीक, this is equation 8. now अब 1 by 1 फिर हम इक्वेशन 8 के साथ पेयरिंग करेंगे, एक बार 2 का, एक बार 4 का, एक बार 6 का. तो यहाँ पर फ्रॉम 2 and 8, फ्रॉम 2 and 8, 2 में क्या दिया हुआ है y2 plus y3 16 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने y1, और y2 plus y3 को रिप्लेस कर दिया 16 से, तो इट इज 3, and therefore y1 is 3 - 16 that is -13. फिर लेता हूं 4 और 8, so from 4 and 8, 4 and 8, 4 में क्या है y1 plus y3, -4 है, y1 plus y3,
इसे मैं रिप्लेस करूंगा, y2 विल रिमेन एज इट इज, और y1 प्लस y3 कितना है -4, यहाँ पे ले लिया -4 इज इक्वल टू 3। तो y2 मिलेगा आपको, -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर हम लेंगे फ्रॉम 6 एंड 8। 6 में y1 y2 गिवन है, तो y1 प्लस y2 मेरे पास रिप्लेस करूंगा, y3 विल रिमेन एज इट इज, और y1 प्लस y2 कितना है, y1 प्लस y2 -6 है, तो यहाँ पर डाल दिया -6 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 3। सो देयरफॉर y3 इक्वल टू 9। तो अब आपके पास ABC के कोऑर्डिनेट्स हो गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा देयरफॉर A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, x1 कितना है 0, y1 कितना है -30, कॉमा B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 y2 मतलब -10 और y2 मतलब 7। C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, x3 मतलब 8, y3 मतलब 9। यहाँ तक हमने सिर्फ क्या निकाले, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशंस ऑफ द साइड्स, ध्यान में रखिए। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नीचे हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ साइड बाय विच फॉर्म, बाय 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है एक बार लिख लेंगे, तीनों बार लिखने की जरूरत नहीं, 3 साइड निकालने, तो तीनों बार लिखने से अच्छा मैंने कॉमन यहाँ पर लिख दिया, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। अब एक एक निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ साइड AB। अब जब हम बात AB की करेंगे तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y1 मतलब -13, माइनस माइनस हो जाएगा +13 अपॉन y1 माइनस y2, सो इट इज -13 -7 इज इक्वल टू x माइनस x1 मतलब 0 अपॉन x1 माइनस x2 मतलब -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा +10। सो दिस इज हाउ मच, y प्लस 13 अपॉन -20 x अपॉन 10। आप यहीं पर कटिंग कर सकते हैं, 10 टू द 20 होता है, तो y प्लस 13 इक्वल टू -2x, -2x को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा +2x प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। So this is the equation of one side, that is AB। इसी तरीके से दूसरे भी निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ साइड BC। BC अब तो BC में दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। देखिए मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा, यहाँ पर अगर मैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से लिखूंगा तो फिर यू विल गेट कंफ्यूज विथ दिस फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर तो x3 y3 कहीं पर भी नहीं है। तो जो दो पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं, अगर BC के लिए मैं इन दोनों को कंसीडर कर रहा हूं तो इन दोनों को मैं x1 y1 x2 y2 लूंगा। अगर मैं AC को कंसीडर करूंगा तो इन दोनों को x1 y1 x2 y2 लूंगा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। यहाँ पर हमने जो लिया है x3 y3 या फिर ये पॉइंट्स, ये हमने नॉमेनक्लेचर एक लिया है, तीनों अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग वर्टाइसेस लिए हैं, ठीक। अब मुझे चाहिए BC का इक्वेशन, तो BC, so considering this as x1 y1, this as x2 y2, we will get what, y minus y1 that is 7 upon 7 minus y2 that is 9, x minus x1 so it is -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा +10 upon x1 that is -10
माइनस x2 मतलब कि 8। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पर 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पॉजिटिव है, इंटू एक्स प्लस 10, तो इधर हो गया एक्स प्लस 10, 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 9y माइनस 9 से बदला 63, सो x 9y इधर आया होगा, माइनस 9y माइनस 63 इधर आया तो प्लस 63 हो गया, सो प्लस 73 इक्वल टू 0। तीसरी साइड, दैट इज इक्वेशन ऑफ साइड सी ए बोलिए या फिर ए सी बोलिए। अब इन दोनों पॉइंट्स का होगा, so let us say this is x1 y1, this is x2 y2, so it is nothing but y minus y1, that is minus 13, तो माइनस माइनस प्लस 13 हो गया, upon y1 minus 13 minus y2, so it is 9, x minus x1 it is 0 upon x1 minus x2, so this is nothing but y plus 13 upon, ये हो जाएगा माइनस 22, इधर x अपॉन माइनस 8, दोनों तरफ माइनस साइन कट हो जाएगा, 2 से कट होता है, 2 4 जा 2 11 जाए, ठीक, 11 इंटू एक्स, 11x इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज 4y प्लस 13 4 जा 52, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर 11x माइनस 4y माइनस 52 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपके हो गए तीनों इक्वेशन। इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे, बता देता हूँ क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसका सर्कम सेंटर आपको निकालना है। तो सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये तो पॉइंट आपको मालूम ही है, ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट सर्कम सेंटर, जिसको क्या आप नाम दे देंगे, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी दे दीजिए। ठीक, इसको हम पॉइंट जी बोल देंगे। सर्कम सेंटर, इस टाइप का प्रॉब्लम ने सॉल्व किया, आपको ये मिड पॉइंट तो मालूम ही है। इन बीसी का स्लोप निकालेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका डीजी का स्लोप हो जाएगा, फिर आप एसी का स्लोप निकालेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जी का स्लोप हो जाएगा। तो ये आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म से जी और डी दोनों के इक्वेशन मिलेंगे, उनका आप इंटरसेक्शन लेंगे, सो दैट विल बी द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब ये यहाँ पर आपका सर्कल होता है। So obviously these two sides are equal in length। चलिए, कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछिए।